मेरा नाम पुष्कर तिवारी है। मैं प्रॉपर आरा बिहार से हूँ। मैं नासिक महाराष्ट्र में 15 वर्षों से हूँ। आज मैं आपको फल प्रतिपादन के अहम नियम जिसको बोलते हैं, फल प्रतिपादन के नियम को हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने पहले भी जिक्र किया है, पाप ग्रह है, पुण्य ग्रह है, जो भी है, कैसे शुभ ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, उसका जिक्र किया है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे फर्स्ट जो पॉइंट, हम आप चाहे तो नोटबुक निकाल के नोट भी कर सकते हैं, या वीडियो तो अगर आपको बार बार देखना है तो वीडियो भी बार बार देख सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो पाप ग्रह की अगर हम बात करेंगे, पाप ग्रह, तो पाप ग्रह की हम चर्चा करेंगे तो उसमें आ गए सबसे पहले सूर्यदेव, है ना। सूर्यदेव के बाद आ जाएंगे मंगल देव, मंगल देव के बाद आएंगे आपके शनिदेव, शनिदेव जो है हमारे, उसके बाद जो है राहु देव, और कौन से, राहु देव। तो ये पाप ग्रह बोलेंगे। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो क्रम से जैसा मैंने लिखा है, सबसे बड़े जो पाप ग्रह हैं सूर्यदेव हैं, फिर मंगल देव हैं, उसके बाद शनिदेव है, उसके बाद राहु देव जो है पाप ग्रह है। मतलब ये सूर्य, मंगल, शनि और राहु क्रम से अधिक अधिक पाप ग्रह हैं। तो ये ग्रह जो है अपनी पाप ग्रहों की राशियों में अगर रहें तो विशेष पापी होते हैं, है ना। पाप ग्रहों की राशियों में मतलब कि अपने ही राशि में बैठ जाए, है ना, तो वहां पर जो है ये ज्यादा पापी होंगे, है ना। और अगर शुभ मित्र की राशि में बैठ जाए, तो अगर कोई शुभ ग्रह है उसके साथ उसकी राशि में बैठ जाए, या अपने उच्च के में हो जाए तो अल्प पापी। जैसे सूर्य अगर मेष में हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, वो उच्च के हो जाएंगे, और उच्च के होने से अल्प पापी हैं, लेकिन पापी तो रहेंगे। तो पाप ग्रह, देखिए हम यहाँ पर एक चीज जिक्र करेंगे कि लोग शनि देव के नाम से डरवाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है पाप ग्रह कौन है, सूर्यदेव है। और सबसे कम पापी जो है, अगर पाप ग्रहों में देखें चारों में, तो सबसे कम राहु देव है। तो ये जो जिक्र है इसकी हमने किया। अब हम दूसरी जो जिक्र करेंगे वो हम बात करेंगे आपको शुभ ग्रहों की। देखिए शुभ ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है, इनकी युति बहुत अच्छी रहती है। तो हम सबसे पहले नाम लेंगे चंद्रमा का, है ना। उसके बाद हम लेंगे बुध का, है ना। बुध के बाद हम लेंगे शुक्र का, और फिर लेंगे हम केतु का, उसके बाद हम लेंगे गुरुदेव का, है ना। तो ये हम ग्रह को लिखे हैं जो शुभ ग्रह हैं। तो सबसे जो अधिक शुभ ग्रह है, तो हम ये बोलेंगे कि सबसे अधिक शुभ ग्रह कौन है, गुरुदेव है। गुरु के बाद केतु बोलेंगे, लेकिन इसको हम छाया ग्रह हैं और इसको फलित में पाप ग्रह ही मानते हैं। मतलब यहां पर है इसको हम मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर केतु देव, जैसे अगर पंचम स्थान में केतु देव बैठ जाए तो उस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि केतु कुल के उन्नति करते हैं। जो हम लोग ब्रह्मा मुरारी जो पढ़ते हैं उसमें केतु आप पढ़ेंगे तो केतु कुल कुल से नित्यम बोलते हैं, मैंने केतु कुल का उन्नति करता है। तो इसलिए हम इसको साइड बाई पे रखते हैं। तो गुरु जो है सबसे ज्यादा शुभ ग्रह होते हैं, उसके बाद शुक्र होते हैं, फिर बुध जो है उसको भी हम शुभ ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। और यदि ये शुभ ग्रह के साथ बैठे हो तो, और पाप ग्रह के साथ बैठे हो तो पापी, मतलब बुध शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ होते हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे तो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह कौन है, गुरु, फिर शुक्र, फिर बुध और फिर चंद्रमा। तो इस बात को हम बात करेंगे। और चंद्रमा अगर पूर्णिमा के आसपास का हो तो अति शुभ माना जाएगा। तो चंद्रमा, बुध, शुक्र, केतु और गुरु ये क्रम से अधिक अधिक शुभ ग्रह हैं। ये अपने अगर शुभ ग्रहों की राशियों में रहते हैं तो अधिक शुभ, एवं पाप ग्रह की राशियों में रहते हैं तो अल्प शुभ होते हैं, है ना। अच्छा, केतु का जैसा मैंने बताया है कि केतु फल विचार करने में प्रायः पाप ग्रह ही माना गया है, तो इसको हम पाप ग्रह की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये जो चीज मैंने बताया इसको एकदम ध्यान से रखिए, क्योंकि जब फलित आपको करना है, किसी भी कुंडली को देखना है, तो ये विचार आपको मन में होना चाहिए। अब हम तीसरा जो हम बात आपको करने जा रहे हैं, तो तीसरे बात को करेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ कुंडली, ताकि आपको समझ में आ जाए, और मैंने आपको बताया है कि हाउस कौन से होते हैं।
तो हम इसको बोलते हैं त्रिक भाव, तो इसको बोलते हैं 6th हाउस, है ना। 6th हाउस हो गया और उसके बाद 8th हाउस हो गया और ये 12 हाउस हो गया। तो अगर हम बात करेंगे छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, है ना, के स्वामी, अगर इसके स्वामी जिस भावों में जाएंगे उस भाव का हानि करेंगे। मान लीजिए कि ये तुला लग्न, ये लग्न है और ये तुला लग्न की कुंडली है, तो 7 8 9 10 11 12 1, है ना, 2 3 4 5 6, तो मान लीजिए कि इसका ये गुरु हो गए। अब गुरु इसके स्वामी हो गए और गुरु अगर मान लीजिए कि यहां पर जाके बैठ गए, है ना, तो इस भाव को बिगाड़ेंगे, है ना। या शुक्र जो है यहां पर जाके बैठ गए, है ना, मतलब जिस भाव में जाएंगे, और यहाँ का बुध जो है अगर जाके, यहाँ का बुध अगर यहाँ त्रिकोण में जाके बैठ गए बुध, तो भी जो है इस भाव को बिगाड़ेंगे। किस भाव को? इस भाव को बिगाड़ देंगे ये लोग। तो इसके स्वामी अगर जाके बैठते हैं तो बिगाड़ देंगे। लेकिन इसके पीछे ये भी है कि अगर इसके स्वामी शुभ ग्रह हो तो ज्यादा बिगाड़ेंगे और अशुभ ग्रह हो तो कम बिगाड़ेंगे, तो ये भी बात है। तो छठे, आठे, 12वें भाव के स्वामी जिन भाव में रहते हैं उस भाव को बिगाड़ते हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। तो ये हमने आपको 3 कंडीशन बताया। आगे हम आपको चौथी कंडीशन की चर्चा करेंगे कि चौथा जो कंडीशन क्या आपको याद रखना है हमेशा कि 11वें भाव में सभी ग्रह, तो जैसे मान लीजिए कि ये 11वां भाव कौन सा है हमें पता है, 11वां भाव कौन सा है, अगर मान लीजिए ये लग्न है तो 11th हाउस ये है हमारा, मालूम है, क्योंकि 1 फर्स्ट से गिनेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, ये हाउस की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है हाउस है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 11th हाउस। तो ये जो 11th हाउस है, अगर इस भाव में कोई भी ग्रह जाएंगे, कोई भी 9 के 9 ग्रह जो है अच्छे ही फल देंगे, इस बात को ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर अच्छे ही फल देंगे, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो 5th जो नियम हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भाव का स्वामी, है ना, मान लीजिए कोई ये भी भाव है, मान लीजिए यहाँ कुंडली बना के हम आपको दिखा रहे हैं कि मान लीजिए कि किसी भाव का जो स्वामी है पाप ग्रह है, मान लीजिए सूर्य देव है किसी भाव का स्वामी, अच्छा, और वह लग्न से तृतीय स्थान में पड़े तो अच्छा होगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये मेष लग्न की कुंडली है। तो यहाँ पर जो सूर्य देव है ना, तो किसी भाव का स्वामी पाप ग्रह हो, तो इस भाव के स्वामी सूर्य देव पाप ग्रह हैं, ठीक है, तो इसके स्वामी पाप ग्रह हैं और वो लग्न से तृतीय, मतलब अगर यहाँ पर सूर्य देव बैठ जाए, यहाँ इसके स्वामी अगर यहाँ पर बैठ जाए तो क्या फल देंगे? तो अच्छा ही फल देंगे। मतलब कोई भी अगर पाप ग्रह अगर यहाँ तीसरे भाव में बैठ जाए तो अच्छा ही, लग्न से तृतीय बैठ जाए तो अच्छा ही फल देगा। और अगर शुभ ग्रह हो, मान लीजिए यहाँ के स्वामी जो है शुक्रदेव, यहाँ ये जो शुक्रदेव है और शुक्रदेव यहाँ के स्वामी अगर यहाँ बैठ जाए तो वो कैसा फल देंगे? तो फिर वो मध्यम फल देंगे, खराब फल नहीं देंगे। अच्छा, ये मैंने आपको 5 पॉइंट बताया। अब मैं आपको छठे पॉइंट की तरफ ले जाता हूं कि छठा पॉइंट क्या है। तो छठा पॉइंट की हम बात करेंगे कि एक मैं कुंडली यहाँ बना के आपको बताने का प्रयास करूँगा, है ना। बहुत इस चीज़ों को आप ढंग से देखें ताकि आप सुन सकेंगे, समझ सकेंगे और आप फल बोल सकेंगे। तो हम बोलेंगे कि आपको कि अगर ये केंद्रगत है, मतलब ये स्थान, ये केंद्र में या त्रिकोण में, यहाँ और यहाँ, है ना, माने 1st हाउस, 4th हाउस, 7th, 10th और 5th एंड 9th जो कि त्रिकोण है, तो यहाँ पर अगर शुभ ग्रह रहते हैं तो शुभ फल देगा। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह कैसा देंगे? तो शुभ फल देंगे, है ना। और इसके अलावा अगर यहाँ की बात करें, 7वां नियम जो हम इसी कुंडली में बता देते हैं, ये हम आपको 7वां नियम जो है, अगर तीसरा भाव यहाँ की बात करते हैं, है ना, तीसरा भाव, छठा भाव और 11th हाउस की बात करेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर पाप ग्रह जाते हैं, है ना, तो ये
अच्छा ही फल देंगे। पाप ग्रहों का रहना शुभ होता है, मतलब कि केंद्र और त्रिकोण में जाना ये शुभ ग्रहों का शुभ होता है, ये जो नियम मैंने बताया है। और ये जो है पाप ग्रहों का जाना शुभ होता है। तो ये बहुत ही जरूरी है इस चीज को जानना। अच्छा, इसके अलावा ये 7 नियम के अलावा जो है 8वां नियम को भी हम ले लेते हैं। तो 8वां नियम क्या है कि जो भाव है ना, जो भाव अपने स्वामी शुक्र बुध, मतलब जो कि शुभ वाला बुध हो, शुभ के साथ शुभ वाला, या गुरु द्वारा युक्त अथवा दृष्ट हो, है ना। तो शुक्र बुध अपने स्वामी के द्वारा दृष्ट हो या अन्य किसी ग्रह से युक्त या दृष्ट ना हो तो वह शुभ फल देता है ना। मतलब कि अगर आप पिछला वीडियो हमारे सारा देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब कि अपने स्वामी शुक्र, स्वामी या शुक्र या बुध या गुरु द्वारा दृष्ट हो या युक्ति हो तो, और किसी पाप ग्रह द्वारा दृष्टि या युक्त ना हो तो वह शुभ फल देता है। जिसे मान लीजिए कि ये मेष लग्न की कुंडली है ना, और यहाँ 2 3 4, तो यहाँ जो है 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ की बात करेंगे हम, मान लीजिए इसको पकड़ते हैं तो ये कौन है, इसके स्वामी कौन हो गए, शनि देव हो गए। अब देखिए शनि देव जो है, अगर शनि के साथ जो है शुक्र देव बैठ जाए, यहाँ पर शुक्र देव बैठ जाए या बुध देव बैठ जाए या गुरुदेव बैठ जाए, है ना। अब बोलेंगे कि भाई गुरु शनि तो शत्रु होते हैं, लेकिन अगर इसके साथ बैठ जाए तो फिर क्या होगा, हाँ, तो उसके बाद क्या होगा, शुक्र बुध गुरु यहां पर बैठ जाए या उनकी दृष्टि इस पर पड़ जाए तो भी क्या होगा, तो भी ये जो है शुभ फल देंगे। अच्छा, उसके अलावा जो है 9वां नियम भी हम इसी में आपको बता देंगे कि 9वां नियम ये हम बोल सकते हैं कि किसी भाव का स्वामी अगर स्वगृही हो, जैसे यहाँ पर मान लीजिए चंद्रमा इसका स्वामी होता है, यहीं पर बैठ गया, है ना, या इसका स्वामी शुक्र यहाँ जाके बैठ गए, है ना, तो ये स्वगृही हो गए तो भी वो अच्छे ही फल देंगे। मतलब अगर स्वगृही हो तो अच्छा ही फल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करेंगे अगला जो पॉइंट की हम बात करेंगे कुंडली में कि आखिर फल कैसे करेंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ इस चीज को आप एकदम याद कर लीजिए, अपने जहन में डाल लीजिए, तो आप अच्छा बता सकते हैं किसी की कुंडली देखकर। अच्छा, जिस भाव में अगर शुभ ग्रह रहता है उस भाव का फल उत्तम कह देना है। तो इसको हम बोलेंगे कि 10वां जो नियम है या 11वां जो भी है, मुझे याद नहीं कितना बताया, तो जो भी अगला जो नियम है उसको मैं बोलूँगा कि जिस भाव में शुभ ग्रह रहता है, अगर किसी भाव में शुभ ग्रह बैठ गए हैं और उस भाव का फल हमको क्या कहना है, उत्तम कहना है। और जिस भाव में पाप ग्रह रह गए हैं उस भाव के फल को हमको क्या करना है, उतना अच्छा नहीं बताना है, लेकिन पूरी कुंडली देख के ही किसी निष्कर्ष पे हमें पहुंचना है, इसको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे 8वें और 12वें भाव में सभी ग्रह अनिष्टकारक होते हैं। देखिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि 8वें और 12वें भाव में सभी ग्रह अनिष्टकारक होते हैं। तो 8वां भाव कौन सा है, तो ये अगर लग्न है मान लीजिए तो 8वां भाव जो है ये है ना, और 12वां भाव ये है। तो ये दोनों जगह पे अगर ग्रह बैठते हैं, कोई भी ग्रह, तो वो क्या फल देंगे, तो खराब ही फल देंगे, अच्छा फल नहीं देंगे। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि अगर यहाँ पर शनि देव बैठेंगे तो आपकी आयु को बढ़ा देंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा जो अगला जो हम बोलेंगे कि नियम जो है कि क्या है, तो इसी में हम अगला नियम आपको बता देते हैं कि क्या नियम होगा। देखिए, तो हम ये बात करेंगे कि अगर गुरु जो है यहाँ पर बैठ गए, ये भाव की बात करें, ये फर्स्ट हाउस है, इसको ध्यान में रखिए, तो ये भाव की बात करेंगे, ये 6th हाउस हो गया। तो गुरु अगर यहाँ पर बैठ गए हैं तो आपके शत्रु की नाश कर देंगे, कोई शत्रु नहीं रहने देंगे। और अगर शनि देव यहाँ 8th हाउस में शनि देव बैठ गए हैं तो आपके लिए क्या होगा कि आपको दीर्घायु बना देंगे। तो ये हो गया अनिष्ट कारक, इसको बोलेंगे हम शत्रु नाशक, शत्रु नाशक हो गए। यहाँ पर अगर गुरुदेव बैठ गए 6th हाउस में, है ना, और यहाँ पर शनि देव बैठ गए तो क्या हो जाएंगे,
दीर्घायु कारक हो जाएंगे। अच्छा, मंगल देव की बात करेंगे, अगर यहाँ पर दशम स्थान 10th हाउस की बात करेंगे, अगर यहाँ पर मंगल देव बैठ गए तो वो क्या हो जाएंगे, तो दशम स्थान का मंगल उत्तम भाग विधायक होता है। तो यहाँ पर अगर मंगल बैठ गए, मंगल देव, तो उत्तम भाग विधायक आपको बना देंगे। अगर किसी की कुंडली में अगर हम मंगल दशम स्थान में देखें, यहाँ नंबर क्या है उससे मतलब नहीं है, खाली यहाँ पर लग्न है और यहाँ पर अगर मंगल बैठे हैं तो उसका उत्तम भाग विधायक होगा। अगर उच्च का मंगल हो गया मकर राशि का तो समझिए आदमी IAS IPS हो सकते हैं। अगर यहाँ कंपटीशन स्थान का 6th हाउस का मालिक, जो कंपटीशन का मालिक है, अगर वो अच्छा पोजीशन में हो तो वो आदमी IAS तक IPS तक IPS जरूर निकाल सकता है, IAS भी निकाल सकता है। तो उत्तम भाग विधायक होता है, दीर्घायु कारक होता है, और यहाँ पर गुरु अगर है तो शत्रु नाशक होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बोलेंगे कि राहु केतु और अष्टमेश जिस भाव में रहते हैं उसी भाव को बिगाड़ देते हैं। तो राहु केतु और अष्टमेश की बात करेंगे, मतलब राहु केतु और अष्टमेश। अब इसी कुंडली में अगर हम ले ले कि यहाँ पर ये तुला लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पर अष्टमेश क्या हो जाएंगे, 7 8 9 10 11 12 1 2। तो अष्टमेश कौन हो गए, 2 मतलब क्या, वृषभ राशि। वृषभ के स्वामी कौन हो गए, तो शुक्रदेव हो गए। तो अष्टमेश शुक्रदेव, राहु केतु की हम बात कर रहे हैं। अगर जिस भाव में ये जाएंगे उस भाव को बिगाड़ेंगे, लेकिन तीसरे छठे 11वें को छोड़ के, तीसरा भाव छठा और 11वें भाव में जाएंगे तो अच्छा फल देंगे। मतलब कि अगर यहाँ पर जाते हैं, है ना, तीसरा में हो गया, यहाँ पर जाते हैं या यहाँ पर जाते हैं तो अच्छा ही फल देंगे, लेकिन इसके अलावा कहीं भी अगर जाएंगे तो वो खराब फल देंगे, उस भाव को बिगाड़ेंगे। जैसे अगर मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ आ गए तो मित्र के घर में बैठ गए, लेकिन यहाँ पर इस भाव को बिगाड़ेंगे, पूरी तरह से फलित नहीं होगा लेकिन पूरी तरह से फलित नहीं होगा, जबकि शुक्र शुभ ग्रह हैं। तो इसके अलावा जो है कुछ फल प्रतिपादन के और भी नियम हैं जो मैं बता रहा हूँ आगे, उसको आप ध्यान से सुनिए। अच्छा, हम एक कुंडली बना लेते हैं, कुंडली जो है बना लेते हैं, और कुंडली में हम चर्चा करेंगे आपको अगला जो है कैसे फल को कहना है। तो गुरु अगर अकेला की बात करेंगे, गुरु अगर दूसरे भाव में यहाँ पर अकेले बैठ जाए, है ना, तो ये फर्स्ट हाउस है मान लीजिए, तो ये सेकंड हाउस है, तो सेकंड हाउस में गुरु अगर अकेला बैठ जाए तो धन की हानि बोल देना है। क्या होगा, धन की हानि, है ना। तो दूसरे भाव में धन की हानि, और अगर 5वें भाव में अकेला बैठ जाए तो उसको समझिए विद्या और पुत्र की हानि बोलना है ना। मतलब सिर्फ ये इतना देख के हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना, लेकिन होता है जनरली कि धन की हानि और विद्या की हानि हो सकती है। उसके अलावा अगर गुरु अकेला 7th हाउस में बैठ जाए, अगर गुरु यहाँ बैठ गए तो पत्नी या पति के लिए अनिष्टकारक होता है ना। तो अनिष्टकार अकेला बैठेगा तो अच्छा, और इसमें पूरी तरह से कब होगा कि जब इस हाउस का स्वामी भी जो है बहुत खराब पोजीशन में है, तब ये चीज लागू अवश्य हो जाएगा। अच्छा, जिस भाव का जो ग्रह जो है, अगला जो नियम है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, कि जिस भाव का जो ग्रह कारक ग्रह माना गया है, यदि अकेला उसी भाव में बैठे तो उस भाव को बिगाड़ देता है ना। तो कारक ग्रह मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, तो ये कारक ग्रह, जैसे ये हाउस है ना, तो इस हाउस के अंदर में सबका कारक ग्रह होते हैं, माने लग्न का कारक अलग होते हैं, इसका कारक तो ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर ये कारक इस ग्रह का यहीं पर बैठ जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर उस भाव को बिगाड़ देगा, है ना। तो इसलिए कारक ग्रहों का बैठना हम बोलेंगे कि उस भाव को बिगाड़ता है। अच्छा, किसी भाव के अगर फल प्रतिपादन में यह देखना आवश्यक है आपको कि उस भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है, और किस भाव के स्वामी किस भाव में बैठे तो क्या फल देगा, है ना। या मान लीजिए भावाधिपति माने भाव के जो स्वामी है, मूल त्रिकोण अपने स्वराशि में बैठे हैं, या मित्र गृह है, या उच्च का है, तो उस भाव का फल शुभ होता है, इसको जानना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो है आपको मैंने आज बताया है
फल प्रतिपादन के कतिपय नियम बोल सकते हैं या अहम नियम बोल सकते हैं। और आज मैं यहीं पर विराम करता हूँ। मुझसे विवेचन करवाने के लिए आप 7057768651 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो है वेबसाइट वगैरह का जिक्र जो है आपका दिया हुआ है स्क्रीन पे, तो आप उसको देख के वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं विवेचन के लिए। हमारा अगर चैनल आगे भी देखना चाहते हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।